जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे कार्यक्रम हमारी वार्ता की तीसरी कड़ी है और इस कड़ी में हमारे साथ सुप्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक और लेखक और इन सबसे बढ़कर एक सफल व्यवसायी, मगर जो उनकी खास पहचान है वो इन सबसे नहीं है, वो है उनकी समाज सेवा की पहचान, जो वो समाज के लिए करते हैं। जी हाँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके बीकानेर के लाडले डॉक्टर नरेश गोयल की बात कर रहा हूँ। तो आज हमारे साथ हमारी वार्ता में उपस्थित है डॉक्टर नरेश गोयल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी। आप बीकानेर के उन चुनिंदा व्यापारियों में हैं जो अग्रणीय स्थान रखते हैं, मगर फिर भी आपने समाज सेवा का परिक्षेत्र क्यों चुना? समाज सेवा मेरा पैशन है और मैं बरसों से समाज सेवा कर रहा हूँ, 2000 के लगभग से। और किसी भी दीन दुखियारे को देखते हैं तो एक महसूस होता है कि भगवान ने अपने को सब कुछ दिया है। उसके बाद भी अगर जैसे पुरानी प्रथा रही है अर्जन सर्जन विसर्जन, तो मैं उसी को चलाता हूँ। अर्जन भी करते हैं और सर्जन भी करते हैं। अपना काम निकलने के बाद में जो भी कुछ बचता है वो मैं समाज सेवा में अर्पित करता हूँ। सर, कोविड-19 के तहत आपने बहुत सारे कार्य किए, मास्क वितरण से लेकर भोजन वितरण और भी मेडिकल सहायता भी दी आपने। इसका रीज़न एक तो स्वाभाविक तो वृत्ति है ही आपकी, मगर क्या प्रधानमंत्री के आह्वान पे या राज्य सरकार की स्थिति देखकर आपने किस तरह से निर्णय लिया? ये मनोस्थिति देख के डिसीजन लिया गया, जिसमें मुझे लगा अभी अगर किसी के पास में कोई चीज़ की कमी है और आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है उसकी, तो सर्वप्रथम जैसे भारत सरकार, राज्य सरकार, लोकल सरकार, इन्होंने सुझाया कि मास्क ज़रूरी है और सैनिटाइज़र और भूखे को खाना, तो वो देना अपना प्रथम कर्तव्य समझते हुए मैंने इस सेवा के कार्य को जारी रखा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ पर केंद्रित था, हर तरह का, जैसे किसी मज़दूर को अपने घर तक पहुंचाना, उसको दवाई सुविधा मुहैया करवाना, वो भी जहां तक बन पड़ा मैंने अपने लेवल पे किया। और करना भी चाहिए, एक हिंदू का भी धर्म सर्वमान्य धर्म है, उसको भी अपने इस क्षेत्र में करना चाहिए ये काम, वो मैंने किया। अभी आपने जिक्र किया कि एक हिंदू को करना चाहिए। लॉकडाउन के अंदर हमने देखा कि हमारे हिंदुओं के जो साधु संत हैं उन पे लगातार उन पे हमले हुए, मंदिरों में लूट खसोट हुई, मंदिर के ऊपर भी हमला हुआ और पालघर में तो संतों की हत्या तक हुई। आप इसको किस तरह से देखते हैं? पालघर में संतों की हत्या एक निर्मम निंदनीय कार्यक्रम था। पुलिस को, प्रशासन को सब कुछ जानकारी होते हुए भी उन्होंने कोई उचित कदम नहीं उठाया और बेचारे निर्मम संतों की हत्या हुई, उसका मैं विरोध करता हूँ। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पालघर पुलिस ही निर्दोषी नहीं है, हम सब जनता भी निर्दोषी हैं। अगर उनको न्याय दिलाने में हमें कहीं तक जाना पड़ेगा, कहीं तक अप्रोच करनी पड़ेगी, तो हम पूरा प्रयास करेंगे भाई उनको न्याय मिले। आप भूमि पूजन और मंदिर निर्माण को किस तरह से देखते हैं? भूमि पूजन और मंदिर निर्माण का मुद्दा बहुत समय से लंबित था। करीब 500 वर्षों से हमारा एक हर देश के हर हिंदू का सपना था, जो सपना अब हमें पूरा होता हुआ दिख रहा है। और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं परम आदरणीय श्रीमान नरेंद्र जी मोदी का भी शुक्रगुजार हूँ, भाजपा सरकार का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने एक हमें जीवित सपने को जो हम देख रहे थे वो इन्होंने साकार करने का प्रयास किया है। मैं सभी पूरे आज राष्ट्रीय सनातन संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, मैं उनकी तरफ से, पूरे सदस्यों की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये सपने को साकार करने में हर हिंदू की मदद की। सर, जहां पूरा हिंदुस्तान इसे
इस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, वहीं हमने देखा कि हैदराबाद से और बंगाल से कई जगह से कुछ सांसद और विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं। तो आप उन बयानों को किस तरह से लेते हैं? मानसिक प्रवृत्ति को बदलना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह से हैदराबाद में, बंगाल में ये अनर्गल बातें हो रही हैं, इन बातों से देश हित की बातें नहीं हैं ये। और हम सब एकजुट हैं, चाहे किसी समाज के आदमी हो, किसी समाज के जनमान्य आदमी हो, गणमान्य आदमी हो, सब हम एक हैं। और अगर एक रहेंगे तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बनेगा। जो अपना अनर्गल बयान, छोटा मोटा इश्यू जारी करते हैं, इससे जो हीन भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैं समझता हूँ कि इन छोटी बातों से प्रत्येक समझदार नागरिक अपने आप को दूरी बनाए रखेगा। इससे अलग हटकर अपन एक जो ज्वलंत मुद्दा है अभी राजस्थान में, आप समझ ही गए होंगे कि अभी क्या हालात हैं। हालांकि मीडिया में ये खबर है कि अब निपट गए हैं, मगर मेरे को नहीं लगता कि ये सारा घटनाक्रम या ये सारा ड्रामेबाजी अब खत्म हो गई है, अभी और चालू हो रहेगी। क्या कहेंगे? ये एक काबिल व्यक्ति को नाकाबिल घोषित करने का परिणाम राजस्थान सरकार को भुगतना पड़ेगा। और अभी जो ये 32 दिन का एपिसोड चला है, महा एपिसोड चला है, इसमें भी सरकार की कहीं न कहीं कमजोरी रही है। राजनीतिक परिवार से जुड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से सचिन पायलट जी अपने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के विभिन्न बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, सुशोभित किया है इन्होंने, तो राजनीतिज्ञ तो विशेष तौर पर हैं ही। मगर इनके जो शब्दों के बाण इनके खिलाफ में इस्तेमाल किए गए, उनसे आहत होकर ये आदमी खुद को प्रताड़ित महसूस किया है इन्होंने। इस कारण से ये सरकार को थोड़ा सा एक छोटा सा झटका टाइप का मैं कह सकता हूँ जो दिया है। और आगे की राजनीति क्या है वो गर्भ में सुरक्षित है, कोई कुछ नहीं कह सकता। जिस प्रकार से अभी ये चला है, अब तो आज तो ये ड्रामा या राजनीतिक ड्रामा कह सकते हैं, वो पूर्णतः समाप्त माना जा रहा है। मगर मुझे नहीं लगता कि जैसे कहीं आग लगती है तो धुआं कहीं न कहीं रहता है, और ये धुआं हमेशा इस राजनीति में, राजस्थान में रहेगा। कुछ हमारे मंत्रियों के ऊपर, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का तो था कि हमारे ऊपर भी जो एक वो रिपोर्ट जारी हुई थी, सभी को नोटिस जारी हुए थे, उसमें राजद्रोह तक की या देशद्रोह तक की बात थी और अब कह रहे हैं उस पर एफआईआर लग गई। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं सरकारी एजेंसियों का मनमाना उपयोग भी हुआ है या नहीं हुआ? सरकारी एजेंसियों का तो दुरुपयोग है ही। इस तरह का एक ही पार्टी के होने के पश्चात, एक ही परिवार के सदस्य होने के पश्चात अगर हम एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं, कभी तो हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं, कभी हम साथ में एक राजनीतिक मंच पर एक साथ उपस्थित होते हैं, उसके उपरांत भी अगर इस तरह की बातें आती हैं तो मन तो कहीं ना कहीं आहत होता ही है। और उस आहत के कारण ही ये सरकार थोड़ा सा अपने पांव लड़खड़ा गई थी। और मुझे ऐसा लगता है भी अगर घर वापसी होती है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की तो उसे भूला भटका नहीं कहते। घर वापसी की है सचिन पायलट जी ने, तो मुझे अच्छी खुशी है भी जनता के कारोबार में, जनता के कामों में, अटके हुए प्रशासनिक कामों में थोड़ी गति मिलेगी। इसके अलावा लगभग करीब 1.5 महीने से जो शासन प्रशासन के काम रुके हुए थे वो भी निश्चित तौर पर पूर्णतः की ओर अग्रसर होंगे। सर, जो सचिन पायलट जी का जो ये पूरा घटनाक्रम था, इसमें जो मास्टरमाइंड जो है, आप किसको मानेंगे? अहमद पटेल को, फारूक अब्दुल्ला को, राहुल गांधी को, या फिर एक नाम जो कहीं शायद पीछे छूट गए हैं, प्रियंका वाड्रा को? इनमें सर्वोच्च नेता, हाईकमान, आलाकमान जो भी होता है उनका निर्णय तो सर्वमान्य होता ही है। एक छोटे से प्राथमिक सदस्य से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को भी उनके आदेशों का पालन करना पड़ता है।
अब जिस प्रकार से सचिन पायलट जी ने अपने घर में वापसी की है, निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि आला कमान के आदेशों का पालन ही किया है। सर, ये जो भी घटनाक्रम चला, शुरू से लेकर बहुत से राजनेताओं से लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर मीडिया तक ने और राजनीतिक जो चिंतक हैं, उन्होंने भी बीजेपी का इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट बताया। क्या आप ऐसा मान रहे हैं कि ये सब किया धरा ये सारा बीजेपी का किया हुआ? नहीं, मेरी दृष्टि में ये काम बीजेपी का नहीं है, अंतर कलह था पार्टी का। बीजेपी का तो वैसे ही अगर कहीं नाम का इस्तेमाल किया गया है तो जिन्होंने नाम को उछाला है उन्हें बीजेपी के पदाधिकारियों से अपने ओर से क्षमा याचना करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ तो खाली बीजेपी की बात करूँगा। जो सही है वो सही रहेगा, जो गलत है वो गलत रहेगा, मैं उसी की बात करूँगा। इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी लगभग शांत थी, मगर इसमें एक जो नेता सबसे ज़्यादा शांत रहा, उस नेता का नाम था हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंह। आप क्या कहेंगे कि उनका क्या रोल होना चाहिए था या क्या रोल है उनका? एक दक्ष राजनीतिज्ञ का जो जिम्मेवारी होती है, जो पार्टी उसे देती है, वो उन्होंने निभाया। मगर सरकार गिराने में, सरकार जोड़ने में, बचाने में इनका मुझे नहीं लगता कि हमारी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी का कहीं कोई रोल या हाथ रहा है। ये जो भी हमारे राजस्थान के मंत्री, एमएलए, विधायक या जो भी पदाधिकारी, बोर्ड के चेयरमैन वगैरह हैं, तो वो स्वयं ही पढ़े लिखे हैं और ज्ञानी हैं, तो मुझे नहीं लगता वो इस तरह के किसी बहकावे में आएंगे और आए होंगे। सर, अब एक अंतिम सवाल आपसे इसी घटनाक्रम से संबंधित है। क्या ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसका दुष्परिणाम आगामी चुनाव में कांग्रेस को नहीं भुगतना पड़ेगा? एक तरह से बदनामी तो हुई है कम से कम। ये कहना अभी कुछ संभव नहीं है, क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है और उसको कैसा नेता चाहिए वो सब अपना चुन के और समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करती है। तो कहीं ये नहीं कहा जा सकता भाई कुछ दुष्परिणाम होगा। अब जो पार्टी हैं, बड़ी हैं, दोनों राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हैं, राजस्थान में आना जाना लगा रहता है। अब जो जैसा जिसने किया वैसा वो भुगतेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम, हमारी वार्ता के अंदर आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।